हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस प्री के लिए एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में कुल 50 ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जनरल साइंस की एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है कॉमन ह्यूमन डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है और कितने प्रकार की है, किन किन से होता है और कौन कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल रूप से देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो डिजीज़ वाला टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो लास्ट टाइम पर इसे रिवीजन करना ना भूलें। बीमारी आखिर होती क्या है, चलिए देखते हैं। बीमारी आखिर कहते किसे? सामान्य स्वास्थ्य में कोई भी अगर बाधा उत्पन्न हो तो उसे हम बीमारी कह सकते हैं। और बीमारी कितने प्रकार की हो सकती है? पहला तो क्या, सामान्य स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होना। सामान्य स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होना रोग कहलाता है, बीमारी कहलाती है। अब इस बीमारी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बीमारी ऐसी होती है जिसे हम जन्मजात कह सकते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ बीमारियों को लेकर पैदा होता है। और दूसरी बीमारी ऐसी होती है जो हम एक्वायर्ड करते हैं, हम खुद से अर्जित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं कि जो जन्मजात बीमारी होती है वो आखिर कौन सी बीमारी होती है? जन्मजात बीमारी जो होती है बच्चे, वो आनुवांशिक रूप से होती है। जो आनुवांशिकी बीमारी बोल सकते हैं, जेनेटिक डिजीज बोल सकते हो। आनुवांशिक। और जो अर्जित है ये दो प्रकार की होती है, एक जिसको आप संक्रामक रोग कह सकते हो और एक जिसे असंक्रामक रोग कह सकते हो। तो अर्जित दो प्रकार की होती है, एक है असंक्रामक और एक है संक्रामक। संक्रामक जो असंक्रामक है वो एक दूसरे से फैलती नहीं है, जबकि संक्रामक है वो एक दूसरे से फैल सकती है। इसे आप कह सकते हो कि जो संक्रामक है वो कम्युनिकेबल है और जो असंक्रामक है वो कम्युनिकेबल नहीं है। ये एक दूसरे से नहीं फैलती है। दूसरा, ये जो है वो खराब दिनचर्या की वजह से हो सकती है, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है। जैसे आज के समय की बात करें, हम सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वाले फूड, फैट वाले फूड और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। और इन सबको पचाने के लिए, यानी कि इन पोषक तत्वों के जो पोषक तत्व है जिससे हमें कैलोरी मिलती है, उन कैलोरी को बर्न करने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करते। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक ओवर ईटिंग कर रहा है और ओवर ईटिंग करने के बाद वो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा, वो दिन भर आराम से कुर्सी पे बैठा काम कर रहा है और फिर आके रात को सो जा रहा है। तो फिर एक लंबे समय के दौरान उसे हृदय की बीमारी हो सकती है, उसे आपकी डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी हो सकती है ना, उसे मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है। ये सारी जो बीमारियां हैं वो बैड लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। यानी कि
ये बीमारी फैलती तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। खराब दिनचर्या की वजह से। हाँ, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से रोग हैं, तो आप उदाहरण बोल सकते हो, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, बीपी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। या आप बोल सकते हो कि जो पोषक तत्व है उसकी कमी से भी ये रोग हो सकते हैं, जैसे बेरी बेरी, बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट्स, ये असंक्रामक है। जबकि अगर मैं संक्रामक की बात करूं बच्चे, तो संक्रामक जो बीमारी है ये एक दूसरे से फैल सकती है। फैल सकती है। और इसका जो मुख्य कारण है, ये संक्रामक रोग जो है ये फैलती किससे है सर? ये हो सकता है हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, छूने से और सहवास से हो सकता है। अब बहुत सारे, जैसे संक्रामक रोग की बात करें तो सर संक्रामक रोग में इसके उदाहरण की बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है? तो आप बोल सकते हो डायरिया, पोलियो, हैजा, एड्स और फ्लू। ये जो है संक्रामक रोग जो है वो ये हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बीमारी है बेसिकली, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बीमारी के आखिर कारण में कौन कौन से होंगे, तो जो संक्रामक बीमारी है इसके कारण की बात की जाए, इसके कारण की बात की जाए, ये तो इसके वेक्टर है। कारण की हम बात करें तो कारण में बहुत सारे चीजें हो सकती, जैसे प्रोटोजोआ, जैसे कवक, जैसे कृमि, जैसे विषाणु और जैसे जीवाणु। हाँ, आप असंक्रामक और संक्रामक आपको थोड़ा समझ में आ गया। आप असंक्रामक रोग में कुछ और भी बोल सकते हो कि जैसे प्रदूषण से होने वाली जो बीमारी होती है, संबंधित जो बीमारी होती है, प्रदूषण से संबंधित जो बीमारी है वो भी असंक्रामक हो सकती है। अब इसमें भी बहुत सारे, जैसे इटाई है, जैसे आपका मिनी माता है, जैसे आपका ब्लैक फुट है, तो ये सब भी है। तो चलिए आइए एक बार हम थोड़े डिटेल में देखते हैं कि आखिर जो आनुवांशिक बीमारी, पहले हम देखेंगे कि जो आनुवांशिक बीमारी यानी कि जो जन्मजात होती है वो क्या क्या हो सकती है, और आखिर जो आनुवांशिक बीमारी होती कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, जो संक्रामक बीमारी होती है इसके जो कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, विषाणु, जीवाणु, इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके, आनुवांशिक बीमारी के बारे में। तो आखिर आनुवांशिक जो बीमारी होती है, ठीक है, आनुवांशिक बीमारी क्या होती है? देखिए, अगर आनुवांशिक बीमारी की मैं आपसे बात करूं तो आनुवांशिक बीमारी जो होती है, जो क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम की संरचना, उसके आकार और उसके नंबर्स में कमी और अधिकता की वजह से होती है। तो इसे थोड़ा सा एक बार देखते हैं। अगर आनुवांशिक बीमारी की बात करें तो आनुवांशिक बीमारी है क्या कि गुणसूत्र की संख्या में,
A change in one gene on a chromosome, a missing part of chromosome or gene shifting from one chromosome to another chromosome is called genetic disease. जब किसी जीन या गुणसूत्र की संख्या संरचना में परिवर्तन हो तो आनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज होती है। आनुवांशिक रोग होता है, बीमारी होती है। हमें अच्छे तरीके से पता है बच्चे कि आखिर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र की बात करें, मनुष्यों की बात करें, गुणसूत्र कितने होते हैं सर? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। और इस 23 जोड़ी की मैं अगर आपसे बात करूं तो इन 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी होती है और 22 जोड़ी होती है, इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी होती है, ठीक है, उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23वीं जोड़ी की अगर मैं आपसे पूछूं या अगर मैं 22 जोड़ी की बात करूं, इस 22 जोड़ी को हम कहते हैं ऑटोसोम। और इस 23वीं जोड़ी को हम कहते हैं एलोसोम। यानी कि लिंग का निर्धारण ये करती है और ये बेसिकली शरीर का निर्धारण करती है बच्चे। तो अगर ये गुणसूत्र की संख्या में जो 23 है, 23 से हो सकता है कि ये 23वीं जोड़ी का मतलब कितने हो गए? 23वीं जोड़ी का मतलब 46। तो हो सकता है कभी कभी 46 से 45 हो जाए या 46 से 47 हो जाए। यानी कि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी संरचना में या फिर उसके नंबर्स में प्रॉब्लम आएगी, तब उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो मान लो ऑटोसोम में अगर कोई समस्या आ गई तो उस बीमारी को कहते हैं हम ऑटोसोमल डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिजीज। यहां अगर कोई समस्या आती है तो उसे हम ऑटोसोमल कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर इस एलोसोम में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो इसे कहेंगे एलोसोमल जेनेटिक डिजीज। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑटोसोम में कोई समस्या आती है तो यहां पर शरीर की संरचना में परिवर्तन आता है। शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है। और अगर एलोसोम में आ जाए तो जो लिंग है उसमें परिवर्तन आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर जेनेटिक डिजीज होती क्या है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑटोसोमल डिजीज को देखते हैं कि ऑटोसोमल डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां होती है, फिर हम आगे फिर एलोसोम की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है ऑटोसोमल डिजीज। और ऑटोसोमल डिजीज में हम सबसे पहले बात करेंगे पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। इसे हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था ऑटोसोम यानी कि 22 जोड़ी। अब आप यहां पे देखो, आपको कुछ क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं जहां पे नंबर लिखा है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि ये है ऑटोसोम और यहाँ पे है XY और XX यानी कि एलोसोम। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो पटाउ सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, इट इज काउज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13। यहाँ पर 13वें नंबर के जो गुणसूत्र है उसमें एक क्रोमोसोम की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो आपको मैंने कहा था ऑटोसोम में कितने हैं, ऑटोसोम में 44 है, 44 का मतलब हो गया कि 22 जोड़ी। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 44 से 45 और वहां पे कितना था 2 तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया 47। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। और पटाउ सिंड्रोम अगर हो, क्योंकि ये ऑटोसोम में हो रही है यानी कि यहाँ पे शारीरिक संरचना में कोई ना कोई परिवर्तन आने वाला है। तो अधिकतर केस में आपने बच्चों के, कुछ बच्चे हैं आप उसके जो तलवे होते हैं ऊपर का जो नाक और होंठ के बीच का आप देखते हो पार्ट, उसमें आपको छेद दिखाई देता है। जी हाँ, पटाउ सिंड्रोम की बात करें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो तलवा देख रहे हो आप, है ना, इस क्लेफ्ट प्लेटलेट होती है, ऊपर की जो होठ है ऊपर में कटा होता है। आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, है ना। ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जिसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसोमी 18 कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मामला यहां पर भी क्या है, आपका 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे लेकिन 47 है। और ऐसे में जो बच्चा होता है, अगर आप उसको देखोगे तो उसकी उंगलियां जो होती है ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर एक होती है। जो हार्ट की टोन होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, जो हार्ट बीट होती है वो स्लो होती है। दूसरा, अगर आप क्या करोगे, पैर देखोगे इसके, तो जो पैर है वो आपस में घूमे होते हैं और ऐसा बच्चा जो है शारीरिक रूप से कमजोर होता है। ये है कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम की हम बात करें, डाउन सिंड्रोम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सिंड्रोम पाया जाता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी 21, यानी कि यहां पर 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि मामला यहां पर भी 47 का है। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि जो बच्चे का सर होता है वो सामान्य से थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जो मंगोलियन होते हैं ना, मंगोलियन छोटे छोटे हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लिलीपुट जिसको बोलते हो आप, वो इस प्रकार के। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो सिंड्रोम है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। सबसे ज्यादा होने वाला सिंड्रोम जो है, जेनेटिक बीमारी जो है वो ये है। ये तो अभी आपने देखा कि इसे हमने ऑटोसोमल डिजीज कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, या आप इसे कह सकते हो एलोसोमल डिजीज। इसमें सबसे पहली बीमारी जो है, सबसे पहली है टर्नर सिंड्रोम। अभी ध्यान दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम में ये आपका एलोसोम में है और एलोसोम दो टाइप के होते हैं। एक भाई, अगर हम 23वीं जोड़ी की मैं बात करूं, 23वीं जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र। अब 2 भी किसमें, नर में होता है XY और मादा में XX, ये तो आपको पता ही होगा। और ये मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं कि जो XX है इसे कहते हैं हेट्रोसोम और मादा जो है उसे कहते हैं होमोसोम। अब देखो, ये जो टर्नर सिंड्रोम आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि 44 के 44 तो है, मतलब वो तो एटोसोम की बात करें तो जो ऑटोसोम है उसमें तो 44 है। बट जो सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करें, जहां नॉर्मल महिला के अंदर में X और X2 होते हैं, बट यहां पर अगर देखोगे तो एक ही X होता है, दूसरा X
एब्सेंट होता है, यानी कि 44 मतलब ऑटोसोम में 44 है, जो प्लस 2 होने चाहिए थे, यहाँ पर केवल एक ही एक्स होता है। और ये बीमारी जो होती है महिलाओं को होती है, केवल और केवल फीमेल की होती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स मिसिंग होता है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखो, दूसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जा रहा है। 44 तो था ही था। अब देखो मेल की बात करें तो मेल में एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। एक्स वाई फीमेल में या मेल में, ऑब्वियसली सी बात है सर, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल में होती है और एक्स वाई मेल में है, बट इस एक्स वाई के अंदर में एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाती है, और यहाँ पर जो है ये जो बीमारी है वो मेल में होती है। किसमें? मेल में। तीसरी बीमारी की हम बात करते हैं। तीसरी बीमारी की बात करते हैं जो अब नेक्स्ट है वो है जैकॉब सिंड्रोम। इसमें भी क्या हो रहा है, 47 क्रोमोसोम है बच्चे, बट इसमें क्या अंतर हो रहा है कि देखो यहाँ पहले वाले में क्या हो रहा था, एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, बट यहाँ पर जो है एक वाई एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये भी मेल में ही हो रही है। बट इस बीमारी को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। इस स्पेशल का जो नाम है वो है सुपरमैन सिंड्रोम और क्रिमिनल सिंड्रोम, और क्रिमिनल सिंड्रोम। ऐसा कहते हैं कि इसमें जो बच्चे का आईक्यू जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो अभी जो हम जेनेटिक डिजीज की बात कर रहे थे, तो जो जेनेटिक डिजीज है इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अधिक हो गए। लेकिन जब क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होती है तब भी आनुवांशिक बीमारी होती है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। अब सबसे पहले देखो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखोगे तो 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पे 5वें नंबर का क्रोमोसोम, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। बट जब ये बीमारी होती है तो इस बीमारी का नाम सबसे पहला है क्राइडू-चैट, या इसे हम कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर इसे 5p माइनस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम तो आपको प्रॉपर तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहा, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम देख रहे हो वो दूसरा क्रोमोसोम जो है वो हाफ कटा हुआ होता है। यानी कि कैट क्राई सिंड्रोम में आपकी जो संरचना है, 5वें नंबर गुणसूत्र की जो संरचना है वो थोड़ी डिफेक्ट होती है, एबनॉर्मल होती है। अब इसका नाम कैटक्राई क्यों पड़ा? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है जब वो रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे नाम क्या दे दिया, कैटक्राई सिंड्रोम नाम दिया, या इसे 5p या 5p माइनस नाम दिया, या इसे क्या नाम दिया, क्राइडू-चैट नाम दिया, क्राइडू-चैट नाम दिया। और नेक्स्ट जो बीमारी है वो है आपका जाके फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे जो 22वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, जो 22वीं जोड़ी है, 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र के जैसे 5 में एक हाफ माइनस हो गया था, मतलब 5 में एक मिसिंग था, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है कि 22वें में भी एक क्रोमोसोम, देखो एक क्रोमोसोम में छोटा सा पार्ट मिस है, क्योंकि ये मिसिंग पार्ट जो है वो जाके 9वें वाले पार्ट में अटैच हो जाता है, और इसे हम क्या नाम देते हैं, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम कहते हैं। और बेसिकली बच्चे ये एक एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, यानी कि एक प्रकार का रक्त कैंसर, रक्त कैंसर। ये तो आपके पेपर में ल्यूकीमिया है कि ल्यूकीमिया जो है वो क्यों होता है, तो ये WBC की वजह से होता है, आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन हाँ, ये आनुवांशिक भी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि हाँ यार जेनेटिक डिजीज है ये, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। तो वो जो ब्लड कैंसर है वो क्या है आपका, देखिए फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी है। तो ये जो बीमारी है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे बच्चे, हम सबसे पहले बात कर रहे थे जन्मजात बीमारियों के बारे में। जन्मजात तो हमने बात कर ली किसके बारे में, आनुवांशिक रोग के बारे में। और असंक्रामक तो देखो आपको पता ही है कि मधुमेह क्यों हो रहा है, हृदय रोग क्यों हो रहा है, BP ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में,
हम बात करते हैं संक्रामक रोग के बारे में। तो संक्रामक रोग का जो कारण है वो कौन कौन से हैं? भाई सर, अभी आपने ही डिस्कस किया था, प्रोटोजोआ है, कवक है, कृमि है, विषाणु है और जीवाणु है। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। पहला कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाले रोग हैं, है ना, उसके क्या कारण है, हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन सा इसका वाहक है, एक बार चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है मलेरिया। आपने नाम तो सुना ही होगा। जो मलेरिया है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में प्रभावित होता है आरबीसी और लीवर। जब मलेरिया हो जाए तब इसका जो परजीवी है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है? आपके लीवर और आपके आरबीसी को क्या करता है? प्रभावित करता है। ध्यान रखना, ये मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, यानी कि क्या चाहिए? इसका एक वाहक है जिसे हम मादा एनाफ्लीज कहते हैं। और जब किसी को मलेरिया हो जाए तो जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, इसमें कपकपी के साथ बुखार आना स्टार्ट हो जाती है। और मलेरिया के वैक्सीन की मैं बात करूं तो मलेरिया के 2 वैक्सीन हैं और इन दोनों वैक्सीन को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जब मैं आपको करंट पढ़ा रहा था कि मलेरिया की क्या स्थिति है, मलेरिया के बारे में कौन कौन से देश क्या क्या काम कर रहे हैं और कौन कौन सी जो है वैक्सीन फिलहाल दी जा रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पर जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है, एक बार उसे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ाया है और उस बीमारी को मैंने थोड़ा करंट से रिलेट किया है। यहाँ वाला जो मामला है, ये जो बीमारी है बच्चे, वो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है। अब मलेरिया की बात करें तो थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मलेरिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है दूषित वायु, यानी कि बैड एयर। दूसरा, मलेरिया के परजीवी का वर्णन किया था अल्फांसो लेवेरिन ने, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मलेरिया के परजीवी का जो वर्णन है, मलेरिया के परजीवी के जीवन काल का वर्णन जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेरिया के परजीवी का वर्णन और मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का वर्णन, ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, इसी कारण से जब मलेरिया के परजीवी का वर्णन, मलेरिया के परजीवी का जीवन का वर्णन रोनाल्ड रॉस ने किया था, इसलिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अभी बताया मैंने रोगवाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज। और रोगजनक यानी कि इसके परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम। लेकिन ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम भी 2 प्रकार के, एक है फेल्सीपेरम, सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा, फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है, और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे दिमागी मलेरिया होता है। कौन सा मलेरिया? दिमागी मलेरिया होता है। अब इसमें कौन कौन सी दवा दी जाती है सर? पहले ही तो दी जाती है इसमें क्यूनैन। सबको पता है कि क्यूनैन जो है वो किसकी छाल से? ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक और दवा भी दी जाती है और इस दवा का जो नाम है वो है ऑर्टिथर। ऑर्टिथर, इसे ऑस्टिमिया पादप से प्राप्त किया जाता है। जब मलेरिया बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, खराब हो जाए, खराब इन द सेंस कि जब मलेरिया दवा से यानी कि क्विनैन से सही नहीं होता, तब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, और वो जो इंजेक्शन है ये हाई पावर की होती है, जिसे हम ऑर्टिथर कहते हैं। अब मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन कौन से चीज़ों का यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला है तो क्या वो है फिजिकल, यानी कि मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, और दूसरा एल्ड्रीनिन और ड्राई एल्ड्रीन। अब ये जो है DDT तो आपको पता है इसका उपयोग बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव अपघटित जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल रूप से यानी कि जैविक रूप से क्या उपचार है? तो पहले मक्खी के द्वारा, मक्खी में कौन सा? डेंगू फ्लाई, इसके लार्वा को खत्म कर देती है। दूसरा है पंछी, जो बत्तख है वो भी पानी में जो मलेरिया के लार्वा है, मच्छर के लार्वा है, उसे भी नष्ट कर देती है। और उसके बाद है कुछ मछलियाँ,
इसे हम लार्वा भक्षी कहते हैं और ये पेपर में आपने कई बार देखा है। इसमें कौन कौन सा है? गैम्ब्यूसिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनाओ, सैल्मन एंड टॉड। ये कुछ मछलियाँ हैं जो मलेरिया को क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं। मलेरिया को नष्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चे कि जो इसके वाहक हैं, जो मलेरिया के वाहक हैं, मच्छर है, उसके लार्वा को ये नष्ट कर देते हैं, जिससे मलेरिया नहीं होता। चलिए नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं। नेक्स्ट है पायरिया। नाम आपने सुना होगा कि जो पायरिया है इसमें प्रभावित अंग जो है वो है मसूड़ा। अब देखोगे कि जो मसूड़े हैं उसके किनारे सूज जाते हैं और इससे कई बार रक्त बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके परजीवी की बात करें तो एंट अमीवा जिंजिविलिस। वाह क्या है? ये किसी से भी हो सकता है, भोजन से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। और इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। अब दूसरी बीमारी की बात करें तो दूसरी बीमारी है निंद्रालु रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है आपका मस्तिष्क, और जो मस्तिष्क है उसमें ये जो परजीवी है इसका है वो है ट्रिपेनोसोमा, और वाहक जो है वो है सीसी मक्खी। ध्यान दीजिएगा, वाहक वो पूछता है, ये है आपका सीसी मक्खी। और लक्षण जो है इसके तेज बुखार के साथ नींद आना। अगर हो जाए तो व्यक्ति को बहुत तेज फीवर होता है, बदन दर्द करना स्टार्ट हो जाता है और नींद भी बहुत तेज आती है। ये बेसिकली क्या है? जानवरों के ऊपर रहते हैं, बट कभी कभी जब आप उनके साथ रहते हो तो आपकी बॉडी से भी खून को सक कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है अतिसार। अतिसार जो है उसमें प्रभावित अंग कौन है? वो है आंत। परजीवी का नाम जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और इसके जो लक्षण की मैं बात करूं, इसका लक्षण जो है वो है आपका श्लेष्मा और खून के साथ दस्त आना। लेकिन अगर इसके वाहक की बात करें तो इसका वाहक है कॉन्टेमिनेट फूड एंड वाटर, गंदा पानी और भोजन। ठीक है, वैसे तो डायरिया देखा जाए, जो अतिसार है, जो डायरिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, डायरिया जो है बच्चों को ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप गंदा पानी पी लो और खाना खा लो तो ये बीमारी हो सकती है। और आजकल देखो, अब गर्मी का मौसम आ रहा है और अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं या जो सड़क पे जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, अगर उनका सामान नहीं बिकता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बासी सामान का यूज़ दूसरे दिन कर लेते हैं। और या तो फिर जो सड़कों पे जो मक्खी वगैरह होती है, बहुत सारे जो फ्लाइज होते हैं, वो उसको संक्रमित कर देते हैं और ऐसा खाना खाने से आपको ये बीमारी हो सकती है। तो खासकर गर्मी के समय में बाहर का खाना खाने से बचें, ज़्यादा तेल मसाला खाना खाने से बचें, नहीं तो ये बीमारी जब हो तो बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। दूसरा है लिशमानिया। जो लिशमानिया है, लिशमानिया को हम बोल सकते हो कालाजार। लिशमानिया कालाजार सबसे खतरनाक बीमारी है बच्चे। ठीक है, इसमें शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दाने दाने होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इसके प्रभावी अंग की मैं बात करूं तो इसका प्रभावी अंग है अस्थि मज्जा, हमारा बोन मैरो। अगर बोन मैरो प्रभावित होगा तो ब्लड सेल्स, आपको पता है कि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, और वहाँ समस्या आ सकती है। परजीवी की नाम बोलें तो है लिशमानिया डोनोमानी, लिशमानिया डोनोमानी। और वाहक जो है वो है आपका बालू मक्खी, सैंड फ्लाइज से हम बोलते हैं। और लक्षण की बात करें तो वो है बुखार का रुक रुक कर आना। तो यहाँ पर जो है हमने अभी डिस्कस किया कौन सी बीमारियों के बारे में? प्रोटोजोआ होने वाली बीमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे थोड़े थोड़े और डिजीज को भी देखेंगे। आज की क्लास में हमने जन्मजात यानी कि आनुवांशिक बीमारी को देखा, उसके बाद प्रोटोजोआ को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम कवक, कृमि, विषाणु और जीवाणु रोग को देखेंगे। ये छोटी छोटी सीरीज जो है वो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद कर सकती है बच्चे। तो ये क्लास जो है आपके एग्ज़ाम को, आपके एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसको सॉल्व करने में, उसको पास करने में ये छोटी छोटी क्लासेस बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो इन सब क्लासेस को आप रिवीजन जरूर करें। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।